आज की इस व्यक्तित्व निर्माण की कक्षा में सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत। जैसा कहा गया तो मैं अपना एक छोटा सा परिचित संक्षिप्त परिचय दे दूं। मेरा नाम गोकुल मुंदड़ा है। मैं कलकत्ता में रहता हूँ। मूलतः हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, पर यहीं जन्मे, यहीं बड़े हुए, यहीं काम किए, यहीं रहते हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से ग्रेजुएट हूँ कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, और सारा जीवन नौकरी और व्यवसाय के माध्यम से अपना जीवन यापन करते रहे। परम पूज्य गुरुदेव के साथ जन्म से ही जुड़ा था, और इस कारण उनका साहित्य पढ़ने का खूब अवसर मिला। दर्शन विज्ञान पढ़ा तो नहीं है, पर दर्शन विज्ञान गुरुदेव का साहित्य पढ़ते पढ़ते उसकी कई बातें समझ में आने लग गई कि जीवन दर्शन की बातें क्या होती। तो जीवन के इस पड़ाव पर जहां मुझे लगता है कि हाँ, अब अपने भौतिक जीवन की उधर की यात्राएं पूरी हो गई हैं, सब काम व्यवस्थित हो गया है, तो अपने अनुभवों को अपने साथियों के साथ और आने वाली पीढ़ी के साथ शेयर करने का एक अलग ही आनंद होता है। उसी क्रम में आज यहाँ पर हम लोग एक चर्चा के लिए आए हैं। जैसा हर रविवार को यहाँ हम लोग शनिवार को यहाँ बैठते हैं, इस कक्षा में शामिल होते हैं। तो और इन कक्षाओं के विभिन्न विषयों का जो सब विषय जो लिए जाते हैं वो शिक्षा से ज्यादा विद्या के ऊपर होते हैं। आप लोग ने पहले भी सुना होगा शिक्षा और विद्या का अंतर, कि शिक्षा हमें, स्कूली शिक्षा से हमको सभ्यता प्राप्त होती है, और विद्या से हमें संस्कार मिलते हैं। तो हम लोग पढ़ाई तो आप सब अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल्स में अपनी जगह कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में कुछ विद्या को भी प्राप्त करें, एक श्रेष्ठ इंसान बनने की दिशा में प्रगति करें, इस भाव से ये क्रम किया जा रहा है। तो उसी को आज आरंभ करते हैं। आज का विषय जो है वो ये है कि हम अपना दृष्टिकोण से एक एक मिनट हो जाए। जी। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अपने जीवन प्रबंधन की कलाएं इसके माध्यम से हम सीखते हैं। तो आइए आज के विषय को आरंभ करें। इसके पूर्व एक बार गायत्री महामंत्र हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि इस मंत्र के अंदर में, इस मंत्र हमें प्रेरित करता है। इसमें जो प्रचोदयात शब्द है वो हमको प्रेरित करता है किस तरफ? बुद्धि की ओर। कौन सी बुद्धि? वो बुद्धि जो श्रेष्ठ कार्यों की ओर हमें ले चले। हम अपना, आज का विषय है हम अपना दृष्टिकोण सुधारें। तो कैसे सुधारेंगे दृष्टिकोण? जबकि हमारी बुद्धि हम उस ओर प्रेरित करे। तो आइए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज का जो विषय है वो ये विषय है कि अपना दृष्टिकोण सुधारें। दृष्टिकोण का मतलब होता है कि हमारा अपने प्रति, या समाज के प्रति, या राष्ट्र के प्रति हमारी ओपिनियन क्या है। ठीक है ना? इसको दृष्टिकोण कहते हैं कि हमारा ओपिनियन क्या है, यानी हमारी मान्यता क्या है, हम इसको कैसा मानते हैं। इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है और कुछ भी बुरा नहीं है। कल तक जो मित्र आपका बहुत अच्छा था, जो आपसे सबसे ज्यादा जिससे दोस्ती रहती थी, आज उससे इतनी दुश्मनी हो गई है कि हम उसका मुंह भी देखना नहीं चाहते हैं। और कल तक जिससे बात नहीं करना चाहते थे, आज उसके साथ में बड़ी गहरी दोस्ती निभाते चले जाते हैं। यह जीवन के हर फील्ड में होता है।
व्यक्तिगत जीवन में भी होता है, सामाजिक जीवन में भी होता है। राजनीतिक क्षेत्र में तो हम रोज देखते रहते हैं, आए दिन कभी किसी के साथ दोस्ती होती है, कभी किसी के साथ लड़ते रहते हैं। ये क्या होता है कि हम उस चीज को कैसे देख रहे हैं इसके ऊपर निर्भर करता है। एक ही चीज है दुनिया में, पर अलग अलग ढंग से देखने से उसके अलग अलग परिणाम देखने को मिलने चले थे। जैसे मान लीजिए कि कोई भी वस्तु हो, एक भेड़ है, वो चर रही है, वो अपना चर रही है, तो एक कवि उसको देख करके एक अलग ढंग से देखेगा। किसी को एक उसमें एक ममत्व मिलेगा कि कितनी सरल सहज है। और वहीं एक ऊन के व्यापारी उसको ये देखेगा कि उसकी ऊन कितनी बढ़ गई, अभी इतनी बड़ी है, थोड़ी और बढ़ जाएगी, तब काटेंगे, तब उसको काटेंगे, उसके ऊन काटेंगे। और वही एक जंगली जानवर उसको अपने शिकार के रूप में भी देखेगा कि मौका मिल जाए तो इसको खा ले। एक ही है, सब अलग अलग तरीके से अपने अपने स्वार्थों से देखते रहते हैं। कोई पेड़ है तो लोग ये देखेंगे कि इस पेड़ के फल मीठे हैं, खट्टे हैं, कैसे हैं, कैसे नहीं है। राहगीर उसको एक छाया के रूप में देखेगा कि ये रास्ते में चलते आए, थक गए, इसकी छाया में बैठे, कितना आनंद आ रहा है, कितना अच्छा पेड़ है। और जो एक लकड़ी का व्यापारी है, वो ये देखेगा कि अब इस पेड़ को काटने से इसको हमको कितना पैसा मिलेगा, कितना धन मिलेगा, इस लकड़ी से हम क्या सामान बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते हैं। और वहीं एक व्यक्ति जो यज्ञ करता है, तो वो देखेगा कि इस पेड़ की जो सूखी टहनियां हैं, जो उनको उठा करके हवन के काम आएंगी, इसके भी काम आएंगी। चीज ये की है, अपने अपने स्वार्थों के हिसाब से, अपनी अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से, अपनी अपनी समझ के हिसाब से लोग उसको अलग अलग तरीके से देखते चले जाते हैं। किसी को इस सृष्टि में सब कुछ अच्छा दिखता है, तो किसी को इस सृष्टि में बहुत बुरा भी दिखता है, जबकि इस चीजों में दोनों ही चीजें विद्यमान है। तो ये बहुत तरह के पहलुओं पे हम इसको जब बहुत सारे उदाहरणों से, अपने आसपास के किसी भी उदाहरणों को हम देखें, तो उससे हम एक नतीजा पे पहुंच सकते हैं। वो ये है कि मनुष्य का जैसा दूसरे के प्रति दृष्टिकोण होता है, जैसा वो उसके प्रति सोचता है, उसके प्रति विचार करता है, और फलस्वरूप वैसा ही उसके साथ में अपना संबंध और परिवेश बना लेता है। अब ये व्यक्तिगत के प्रति भी है और परिस्थितियों के प्रति भी है। एक ही परिस्थितियां सभी की हैं, लेकिन सब लोग उसको अलग अलग तरीके से देखते हैं। जैसे आपने एक बहुत कॉमन एक बात आती है, सुना होगा कि एक गिलास में आधा पानी है। तो कोई ये भी देख सकता है कि गिलास में आधा पानी है, कोई ये देखेगा यार आधी गिलास खाली पड़ी है, क्या पानी लाने को बोले आधा ही ला के दिए। ये दोनों अपना अपना दृष्टिकोण अपना अपना हो सकता है। जिसको कमी देखने की आदत पड़ जाती है, वो हर किसी में से कमी उभारता देखता रहता है। और जिसमें अच्छाई देखने की आदत पड़ जाती है, तो वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक अच्छाई उसमें से निकालने का प्रयास करता है। कमी है तो सामने वाले की, लेकिन अच्छाई हम अपने उसमें से निकाल लें, इसमें से हमको कुछ अच्छी प्रेरणा मिलती है तो वो कर लें। तो ये, अब ये कैसे के हिसाब से होता है, तो ये इस हिसाब से होता है कि हमारे अंदर में क्या चीज है। जैसा हमारे अंदर में भाव होगा, वैसा ही हमको बाहर दिखेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति अ, जैसे बहुत गर्मी है, धूप है, लोग कलर चश्मा लगाते हैं, कोई अगर लाल रंग का चश्मा लगा ले तो चीजें उसको लाल लाल दिखेंगी। अपने आँख के आगे अगर हम कोई सेलोफेन पेपर वैसा लगा लेते हैं, तो सारी चीज वैसे दिखने लगती है। हम लोग देखते हैं दिवाली में और में जब रोशनियां होती हैं, तो रोशनियां अलग अलग रंग की होती हैं, पर अलग अलग रंग की विद्युत धाराएं थोड़ा ना होती हैं। विद्युत धारा तो एक ही होती है, लेकिन उस बल्ब के आउटर पे कोटिंग क्या है। उस बल्ब के ग्लास के ऊपर में अगर लाल रंग की कोटिंग है, तो वो हमें लाल दिखाई देता है। अगर उसके बल्ब के आउटर सरफेस पर अगर येलो रंग की कोटिंग है, तो उससे निकलने वाली पीली किरणें दिखाई देगी। तो जैसा उसके ऊपर की कोटिंग होती है, वैसा प्रकाश वो निकालता है। मूल प्रकाश एक ही रहता है, मूल प्रकाश में कोई अंतर कभी भी नहीं होता है। वह उसके कैसे इंस्ट्रूमेंट उस पर लिए जा रहे हैं, कैसे संसाधन उसके साथ लिए जा रहे हैं, उसके ऊपर में उसके प्रकाश का भी की गुणवत्ता भी निर्भर करती है। फिर किसी में तेज प्रकाश आता है, किसी में कम प्रकाश आ रहा है। वोल्टेज वो उसके ऊपर भी डिपेंड है कितना वाट का है।
कोई हाई वाट का होगा तो ज्यादा प्रकाश डालेगा, कोई 0 वाट का होगा तो कम प्रकाश डालेगा, पर विद्युत धारा तो एक ही। तो वो विद्युत धारा हमारे चिंतन के प्रति क्या है कि हमारा दृष्टिकोण किस प्रकार का है। हम, अगर हमें बुराई देखने की आदत हो, अगर कमियां देखने की आदत है, तो हम छोटी छोटी, जैसे बच्चों को देखते हैं, छोटी छोटी बात पर रूठ जाते हैं, और वो किस बात पर प्रसन्न होते हैं ये भी पता नहीं चलता, किसी छोटी छोटी बात पर प्रसन्न होते चले जाते हैं। तो ये इसलिए कहा गया है कि संसार एक दर्पण है। जैसे कांच के सामने हम खड़े होते हैं, तो उसमें जिस व्यक्ति की छवि दिख रही है वो और कोई नहीं है, वो हम ही है। और वो सुंदर है तो अच्छी बात है, वो कुरूप है तो अच्छी बात है, वो लंबा है तो अच्छी बात है, वो ठिगना है तो अच्छी बात है, वो गोरा है तो अच्छी बात है, वो काला है तो अच्छी बात है। कांच अपने आप से कुछ नहीं दिखाता है, हमारा चेहरा ही उसमें से रिफ्लेक्ट होकर के हमको दिखता है। तो मिरर का काम ही यही है कि उसी इमेज को दूसरे तरीके से दिखा देता है, हमको दिखा देता है। तो अगर हमारा दृष्टिकोण में अगर ये भाव रहा कि सब कुछ बेकार है, कुछ अच्छा नहीं है, तो सब कुछ हमको बुरा बुरा ही दिखाई देगा। और अगर हमारे दृष्टिकोण में यह आया कि इस संसार जो है वो इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, इसमें इतनी सारी चीजें खेलने कूदने की इसमें पड़ी हुई हैं, इसमें इतनी चीज जानने की है, कितनी जानने की चीज इसके अंदर में है, कोई अंत नहीं है, कितने जीवन लग जाए इसको जानने को तो जानते ही रहेंगे। तो इसलिए ये कहा गया है ना कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। लेकिन मनुष्य की वृत्ति ये होती है कि अपना जो होता है वो उसको अच्छा लगता है, दूसरे का जो होता है वो उससे बुरा लगता है। अपना मतलब कौन होता है? अपना मतलब, पहला अपना तो मैं होता है कि मैं कैसा हूं, मैं अच्छा हूं। अब दूसरा मैं होता है मेरे परिवार के लोग, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, जो भी हमारे हमारे इष्ट मित्र परिजन, जो भी लोग हमारे हैं इर्द गिर्द, ये सब हमारे एक बड़े मैं के दायरे में आते हैं, ये भी अपनेपन के दायरे में आते हैं। तो इनकी भी कोई कमी होती है वो भी हम स्वीकार कर लेते हैं, नहीं अच्छा है, जैसा भी है वो अच्छा है। क्यों? जैसा है वो मेरा है इसलिए अच्छा है। और दूसरा, इसके बाद में जो है वो सब गड़बड़ है, वो मामला गड़बड़ है। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि आप, हम जो चाह रहे हैं वैसा ही कोई दूसरा व्यक्ति भी चाह रहा है, कोई भी उदाहरण पर समझ लिया जाए। अगर मुझे नशा नहीं करने की आदत है, मैं नशा नहीं करना चाहता हूं, और कोई दूसरा भी नशा नहीं करना चाहता है, तो वो जब कहता है कि मैं नशा बिल्कुल नहीं करता हूं, मुझे नशा करना अच्छा नहीं लगता, तो हम तुरंत कहते हैं हाँ मैं भी नहीं करना चाहता हूं, मुझको भी ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं। वो अपने लिए कह रहा है, लेकिन हम उसको धन्यवाद नहीं देते हैं कि नहीं भाई साहब ये बात आपने बहुत अच्छी कही, कि बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बल्कि हम ये बताना चाहते हैं कि तुम्हें क्या, ये हम भी ऐसा ही करते हैं, ये अच्छाई हमारे पास भी है, तुम्हारे पास है तो क्या बड़ी बात है। हमको अपनी वाली अच्छाई ही ज्यादा दिखती है, और अपनी वाली बुराई हम इसलिए नहीं दिखती क्योंकि उससे हमें प्यार हो गया। जैसे एक कहावत है, बहुत कॉमन बात है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज दैट मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सुबह जो जल्दी उठता है, रात को जल्दी उठ सोता है, वो उसको सब चीजें प्राप्त होती चली जाती हैं। ये आपने सबने सुनी होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो हम में से बहुत लोग आप ऐसे भी होंगे जो कि 7 बजे 8 बजे, जिस दिन छुट्टी हो, विशेषकर जिस दिन स्कूल हो, कॉलेज हो, उस दिन की तो मैं बात नहीं कहता, जिस दिन ऑफिस जाना उस बात की बात नहीं कहता, उस दिन तुम बाई फोर्स उठते हैं, उस दिन हम अब स्वेच्छा से नहीं करते हैं। लेकिन कुछ काम नहीं है तो आज तो छुट्टी का दिन है, आज तो मस्ती से सोएंगे। आज वो हमारी मूल प्रवृत्ति हमारी निकल करके बाहर आ जाएगी, हम क्या चाह रहे हैं। क्यों? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइट केवल वर्किंग डे के लिए है, संडे के दिन नहीं है, छुट्टी के दिन नहीं है। उस दिन क्या हेल्दी वेल्दी एंड वाइज होने की जरूरत नहीं है क्या? उस दिन भी तो जरूरत है, लेकिन वो हमारे मूल स्वभाव का हिस्सा अभी तक बना नहीं है। इसीलिए हम उसको देर से उठते हैं, और देर से उठते हैं, कोई पूछता है अरे क्या इतनी देर से उठ रहे हो, तो क्या हम क्या कहते हैं, अरे यार आज छुट्टी का दिन है यार, आज तो सुन लो, आज तो छुट्टी का दिन है।
हमें पता है देर से उठना ठीक नहीं है, लेकिन क्या करूं, मुझे सोना अच्छा लग रहा है इसलिए मैं, तो अपना बुरा भी हमें अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति, कोई लड़का मान लीजिए कि सिगरेट पीता हो, तंबाकू खाता हो, गुटखा खाता हो, तो ठीक है, अभी वो चेन स्मोकर नहीं बना है, कभी कभी दोस्तों के साथ कुछ ले लिया, उसको पता है तुम ये गलत करते हो, बोला नहीं ये गलत तो है, लेकिन मैं बस रेगुलर नहीं लेता हूं, कभी कभी बस शौकिया ले लेता हूं, इसमें कोई गलत नहीं। एकदम सहज कह देगा इसमें कोई गलत नहीं, कभी कभी तो लेना चाहिए। कभी कभी क्यों लेना चाहिए? अगर वो जहर है तो जहर को कभी कभी क्यों लेना चाहिए? जहर तो लिया ही नहीं जाना चाहिए। लेकिन चूंकि मैं ले रहा हूं, इसलिए उसका समर्थन करता हूं कि नहीं, सभी करते हैं, सब आजकल तो कॉमन प्रैक्टिस है, इसलिए मैं भी कर रहा हूं। तो अपनी चीज हमको हमेशा अच्छी लगती है। हमको देखना चाहिए कि कोई चीज जो दूसरे के लिए खराब है, वो निश्चित रूप से हमारे लिए भी खराब है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दूसरे के लिए तो खराब है और हमारे लिए अच्छी करी, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर हमको कुछ देखना है तो अपने अंदर देखना चाहिए कि मेरे अंदर बुराइयां क्या क्या है, मेरे अंदर क्या क्या है, और अच्छाई देखने की कला हमको सीखनी चाहिए। कोई व्यक्ति कितना भी खराब हो, उसमें कुछ तो अच्छा मिल जाता है। मार्केटिंग में अगर आप जब कभी भी जाएंगे, तो मार्केटिंग में पहली बात यह सिखाई जाती है कि आप जब मार्केटिंग के लिए कहीं जाएं, तो सामने वाले के पास किसी भी प्रकार की कोई निंदा की बात ना करें, उसके पास अच्छी अच्छी बात करें। अब सामने वाला व्यक्ति बुरा भी है, हमें अच्छा नहीं भी लग रहा है, पर उससे अपना काम निकालना है, तो हम उसके पास जा करके उसकी बड़ी अच्छी अच्छी बात करते हैं, नहीं भाई साहब आप तो हमेशा सहयोग करते हैं, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, मन ही मन तो उसको गाली दे रहे हैं, पर ऊपर से अच्छी बात करते हैं। अब जब अच्छी बात कर रहे होते हैं तो भी उसमें कुछ अच्छाई देखते हैं, तभी तो कर रहे होते हैं ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसमें कुछ अच्छाई न दिखे और हम अच्छी अच्छी बात करें। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हाइट में कम है, और हम उसकी हाइट की प्रशंसा करने लगे, तो समझेगा ना कि हम पे टोंट कर रहा है। तो प्रशंसा के लिए हम उसमें से कुछ खोजते हैं, इसमें अच्छाई क्या है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई है, लेकिन अपना काम निकालना है तो उसकी अच्छाइयां खोजते हैं। ये जो अच्छाई खोजने की बात है, ये एक वृत्ति है। आप कहीं भी बैठेंगे, कुछ भी करेंगे, तो अच्छाई खोजते रहेंगे। और ये वृत्ति अगर पैदा हो जाएगी, तो ये वृत्ति कितने दूर तक आपको ले जाएगी कोई ठीक नहीं। जब भी हमें मौका मिला, हम अपने मार्केटिंग के लिए बहुत तरह की वैरायटी के काम जिंदगी में करने का अवसर मिला, तो मार्केटिंग के लिए जब भी हम प्लांट्स में अगर में तो जाते हैं दूसरी जगह, तो ये देखते हैं कि इस व्यक्ति ने इस काम को कितने अच्छे तरीके से किया, किस प्रकार किया। गुणग्राही हमें होना चाहिए। अच्छा चीज देखेंगे तो अच्छा मिलता चला जाएगा। जैसे कि दुर्योधन और युधिष्ठिर कहते हैं कि एक ही सभा में बैठे थे, तो ये कहा गया कि तुम्हारे समाज में अच्छे बुरे सब तरह के लोग हैं। तो दुर्योधन को, युधिष्ठिर को जब कहा गया कि जा करके देखो कि यहाँ पे कितने बुरे लोग हैं, कैसे लोग समाज के अंदर में, युधिष्ठिर घूम करके आ गया पूरे समाज से और बोला मुझे कोई बुरा आदमी दिखाई नहीं दिया, मुझको तो सब अच्छे अच्छे नजर आ रहे थे। और दुर्योधन को भेजा गया, तो वो आकर के रिपोर्ट किया कि अरे सब बेकार है, सबके अंदर में गड़बड़ पड़ी है, किसी में ये, किसी में वो, कोई कोई लालची है, कोई बदमाश है, कोई अमुक है, कोई तमुक है। बहुत तरह की बातें उसने निकाल के रखी। लोग तो वही थे जिनसे वो मिले, पर मिलने वाले व्यक्ति अलग थे। जो मिलने जा रहा था, युधिष्ठिर और दुर्योधन, ये दो अलग अलग थे, सामने वाले व्यक्ति सब एक थे। दुर्योधन को सब में बुराई दिख रही थी, क्योंकि हिंसा की वृत्ति थी, अपने आप को श्रेष्ठ मानना की एक वृत्ति थी। ये अपने आप को अतिरिक्त श्रेष्ठ, अपने आप को अच्छा तो मानना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम अपने आप को बुरा मानने लगेंगे ज्यादा, तो हमारे अंदर में हीनता के भाव आ जाएंगे। लेकिन अपने आप को अच्छे मानने के चक्कर में हमको इतनी ज्यादा भी अच्छा नहीं मानना चाहिए कि हमारे अंदर में सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए,
कि सबसे अच्छा मैं अच्छा हूं, पर मैं सबसे अच्छा हूं ये बात सही नहीं। मुझसे अच्छे भी दुनिया में बहुत लोग हैं। क्योंकि जिस दिन मुझे अपनी अच्छाइयां दिखनी बंद हो जाएगी, औरों की अच्छाइयां दिखनी बंद हो जाएगी, उस दिन मेरा विकास भी बंद हो जाएगा। एक कहानी आती है कि एक शिल्पकार था। वह मूर्तियां बनाता था, बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता था। और दूर दूर तक उसकी मूर्तियां जाती थी। धीरे धीरे उसका लड़का मूर्तियां बनाने लग गया, और लड़के की मूर्तियां भी बहुत फेमस होने लगी, अच्छे दाम में बिकने लगी। पर उसका पिता हमेशा उसको ये कहता था कि "हम्म, पूरी परफेक्ट नहीं बनी, थोड़ा और ठीक करो, थोड़ा इसको इधर से ठीक करो, थोड़ा इधर से ठीक करो, थोड़ा इसका डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होता तो और बढ़िया होता"। तो एक दिन उस लड़के ने खींच के कहा, क्या क्या मुझे रोज रोज टोकते रहते हैं? आपकी मूर्तियां 50 रुपए में बिकती है, मेरी मूर्ति 100 रुपए में बिकती है। उस लड़के ने पिता ने कहा कि बस अब 100 रुपए से ज्यादा में तेरी किताबें, तेरी मूर्तियां नहीं बिकेंगी। जो तू 100 रुपए तक पहुंचा, वो इसलिए पहुंचा कि तू अभी तक जब मैं बताता था तो अपनी गलतियों को रियलाइज करता था, अपनी कमियों को तू देखता था। अपने आप नहीं भी दिखती, पर मैं बताता था तो अपनी गलतियों को देखता था, देखता था तो सुधारता था, सुधारता था तो और आगे बढ़ता था। पर आज तेरी सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इतनी बढ़ गई कि तू मानता है कि तू सबसे श्रेष्ठ है। अच्छी बात, बस ये लास्ट स्टॉप है तेरा, अब इसके आगे तू और नहीं जा सकता। तो ये जो एक कहावत है ना कि इवन द बेस्ट कैन बी इम्प्रूव, गुड बेटर बेस्ट, ये कहा जाता है। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, और सबसे अच्छे के लिए भी कहा जाता है कि इवन द बेस्ट कैन बी इम्प्रूव। अब ये इवन द बेस्ट कैन बी इम्प्रूव कैसे होगा? ऐसा तो होगा नहीं कि रात में सो रहे थे और सुबह उठे तो बेस्ट से और ज्यादा बढ़ गया। इवन द बेस्ट तभी होगा जबकि जो बेस्ट है वो समाज में ये खोजेगा कि इसमें और बेस्ट क्या क्या चीजें हैं। तो अपने लिए अपनी कमियों को खोजना और उसको करेक्शन करना, और दूसरे की अच्छाइयों को देख करके उसका संवर्धन भी करना अपने बराबर के लोगों के साथ में। लेकिन जब आप एक सीनियर पोस्ट पे आ जाएं तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि दूसरे की कमियों को देख करके भी उसको निंदा नहीं करना है, उसको रास्ता बताना है कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, ये गलतियां, तुमको यह इसका सोल्यूशन ये है। कई बार उसको अपनी प्रॉब्लम भी समझ में नहीं आ रही, तो उसको निंदा करना नहीं कहेंगे। डॉक्टर अगर आ करके हमको चेक करके ये बताया कि आपका बीपी हाई इतना है, या शुगर ज्यादा है, या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, या आपकी ये प्रॉब्लम है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि डॉक्टर हमारी निंदा कर रहा है। डॉक्टर एनालाइज कर रहा है और उसके बाद में उसकी रेमेडी भी बताएगा। तो हमको भी जब ऐसी स्थिति आए, जबकि हम ऐसी स्थिति में पहुंचे, तो हम लोगों की निंदा नहीं करें, पर उनको इंप्रूवमेंट करने के लिए आगे बढ़ाने की बात बताएं। जब कभी आप भविष्य में ऐसी जगहों पे आएंगे तो उस समय आपको यह दृष्टिकोण भी सुधारवादी दृष्टिकोण से चीजों को देखने की वृत्ति रखना पड़ेगी। अब इसमें एक बात और आती है कि अ, अपने प्रति जब मानते हैं कि सफलता और असफलता, हम जीवन में जो कुछ भी काम करते हैं वो सफलताओं के लिए करते हैं, कोई असफलता के लिए काम नहीं करता। कोई सिंगल पर्सन आदमी भी असफलता के लिए काम नहीं करता। फेल्योर के लिए कौन काम करता है? आप किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं? आप इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं कि अच्छे नंबरों से पास होंगे। कोई इसलिए पढ़ता है कि हम बुरे नंबरों से फेल हो जाए, इसके लिए तो कोई पढ़ाई नहीं करता है। जो कुछ भी आदमी काम करता है वो सब श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए प्राप्त होता है। तो सबसे बड़ा गुण तो इंसान का यह है कि श्रेष्ठता की ओर बढ़ने के लिए उसके कदम हमेशा आगे तैयार होते हैं। तो विवेकशील व्यक्ति क्या काम करता है कि उसके पास जो संसाधन उपलब्ध है उनमें संतोष करके आगे बढ़ने का काम करता है। अब कई बार विषम परिस्थितियां आ सकती हैं, हमने चेष्टा तो की, प्रयास किया, लेकिन सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये श्योर नहीं है। बहुत सारी चीजों पर, आउटर फैक्टर पर भी डिपेंड करती है। जैसे हम साल भर मेहनत किए पढ़ाई के लिए, बहुत मेहनत की, लेकिन एग्जाम देने गए, एग्जाम वाले दिन हमारी तबीयत खराब हो गई, हम जा ही नहीं पाए, तो आपको लगेगा कि हम फेल हो गए। चलिए, उसके बदले आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दे देंगे, ये भी समझ में आ सकता है। उस दिन नहीं गए तो सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए अगले दिन मौका मिला, वैसा कर लिए। लेकिन मान लीजिए आप घर से निकले एग्जाम देने के लिए और रास्ते में कोई खतरनाक हादसा हो गया,
किसी भी तरह का आपने देखा और आप में बहुत उत्तेजना हो गई, इतनी उत्तेजना आ गई कि आपका मानसिक संतुलन भी गड़बड़ाने लग गया। अब जब एग्जामिनेशन हॉल में गए तो क्वेश्चन पेपर से ज्यादा रास्ते में जो घटना घटी वो दिमाग पे ज्यादा छाई रही। वो दिमाग पे छाई रहने के कारण अपने प्रश्न पत्र पर हम उतना ध्यान नहीं दे सके अपने उत्तर लिखने पर जितना कि हमको देना चाहिए, और हम अपेक्षित नंबर उसके परिणाम स्वरूप न पा सके। पर इसका मतलब तो ये नहीं कि ज्ञान नहीं था। एक बाहरी कारण घट गई, बाहरी घटना घट गई, उसके कारण ऐसा हो गया। चलिए मान लिए कि सब कुछ अच्छा हुआ, आपने बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा किया, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो एग्जामिनर है वो उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, कॉपी चेक करने वाला का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया। हालांकि उनको ये सिखाया जाता है कि बाहर की कैसी भी आपकी परिस्थितियां रहें, पर आप जब कॉपी चेक करने बैठे तो न्यूट्रल होकर के बैठे। लेकिन उसके साथ भी हो सकता है, चलिए न्यूट्रल भी है, लेकिन एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो हर जगह चलती है। उसने आपके पहले जो 4 प्रश्न पत्र देखे वो बहुत बढ़िया लिखे गए, आपने भी अच्छा लिखा, लेकिन आपका उतना अच्छा नहीं था, तो वो आपको उतना मार्क्स नहीं दे पाएगा। लेकिन किसी कारणवश आपके पहले के 10 प्रश्न पत्र उसने ऐसे देखे कि उसका सर दर्द होने लग गया कि कोई कोई ढंग का लिखने वाला है कि नहीं। और उसके बाद में आपका प्रश्न पत्र आया और जो कि उसको अच्छा लगा, तो वो आपको बड़े आराम से पूरे नंबर दे, बड़े यार बहुत दिन बाद एक अच्छा लगा मिला। अब इस पे आपका कोई बस नहीं, आप तो जितना जानते हैं उतना ही जानते हैं, उसके अलावा तो जानते नहीं, आपने जो लिखा वही लिखा। लेकिन मार्क्स बहुत सी बातों पर डिपेंड करते चले जाते हैं। हम पढ़ के गए, कई बार क्वेश्चन पेपर ऐसे आ जाते हैं, आउट ऑफ सिलेबस चीजें आ जाती हैं, या जिसको हमने महत्व नहीं दिया। ये सबके साथ होता है, 100% स्टडी करके बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन सब लोग कुछ को सिलेक्शन करते हैं और उसके हिसाब से करते हैं। लेकिन जो हमने सिलेक्शन किया वो नहीं आया, जिसको हमने प्रायोरिटी दी वो नहीं आया, तो मार्क्स हमारे कम आ सकते हैं। तो इन सारी चीजों में हो सकता है कि हम उत्तीर्ण हम ना हो, सफलता हमें न मिले। हायर एजुकेशन के अंदर में तो पासिंग मार्क ही 50%। अब 50% है तो 49% जिसको मिला तो वो बेवकूफ तो नहीं है ना। हो सकता है उसको किसी भी कारण से उसको मार्क्स कम हो गए, कोई दूसरे दिन उसी चीज का वो पेपर देगा तो हो सकता है उसके पास में 50% प्लस नंबर आ जाए, पास भी हो सकता है। तो ये बाहरी परिस्थितियां अलग अलग प्रकार की हो जाती हैं। तो बाहरी परिस्थितियों के कारण अब इसमें दो प्रकार की, जब असफलता हाथ आती है, सफलता में तो ठीक है सब नाचते गाते हैं कोई बात नहीं, जब असफलता हाथ आती है तो दो तरह की स्थितियां होती है। एक स्थिति तो क्या होती है कि जब रिजल्ट आया और सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो वो विद्यार्थी अपने से इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रखा था कि वो घोर निराशा में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, और उससे आगे बढ़ करके कई बार सुसाइड की स्थिति पर भी चला जाता है कि मैं तो अब किसी लायक ही नहीं रहा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ काम नहीं कर सकता, मैं किसी लायक नहीं रहा, मैं फेल हो जाऊंगा, ये हो जाएगा वो जाएगा। कई बार तो होने की संभावना में भी लोग सुसाइड कर लेते हैं, रिजल्ट आया ही नहीं है, उसके पहले ही वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कई बार रिजल्ट आने के बाद भी चले जाते हैं। ये कमजोर मानसिकता वाले विद्यार्थियों की ये स्थिति होती है। लेकिन जिसका मानसिक संतुलन ठीक है, जो स्थिर मानसिकता का स्थिति का व्यक्ति है, वो ये बोलेगा कि मैं एनालाइज करेगा कि ऐसा क्यों हुआ, किस किस कारण से हुआ, मेरा कौन सा सेक्टर कमजोर था, कौन सा हिस्सा कमजोर था, मुझे कहां पे ज्यादा फोकस करना है। अगले साल वो उस पर और ज्यादा वैज्ञानिक तरीके से काम करेगा, साइंटिफिक वे से स्टडी करेगा, और ज्यादा अच्छे परिणाम लाने की दिशा में आगे बढ़ जाए। ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं है जिसको कि कोई असफलता न मिली। बिना असफलता के कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन जब चर्चा होती है तो लोगों की सफलताओं की चर्चा होती है, असफलताओं की चर्चा नहीं होती है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि जो कई ऐसे आप रिसर्च स्कॉलर्स के संबंध में देखेंगे जो कि बहुत बार असफल भी और लास्ट में जाकर के उनको सफलता हासिल हुई। कब हुई? जबकि लगे रहे उस काम, छोड़ा नहीं उसको। हार गए क्या हुआ, फिर चलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कितने ही प्लेयर को आप देखते हैं, बहुत से ऐसे बैट्समैन होंगे जो कि फर्स्ट फर्स्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में 0 पे आउट हो गए, और बाद में दुनिया के बहुत अच्छे बैट्समैन हमें एक नाम आ गए। बहुत से ऐसे मिलेंगे आपको। तो एक दिन की फेल्योर जीवन भर की फेल्योर नहीं होती।
और एक दिन की सक्सेस जीवन भर की सक्सेस भी नहीं हो। छोटी सी सक्सेस मिल गई और हम नाचने कूदने लग गए कि वाह भाई वाह, हम तो बहुत सक्सेस हो गए, अब तो हमारा जैसा कोई दुनिया में दूसरा है ही नहीं, तो तीसरे दिन ही हम नीचे भी आ गिरेंगे। ये बात भी सही है। तो दोनों ही स्थिति में हमको अपना प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए कि न तो हम उन घटनाओं के कारण बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हों और न अति उत्साह में उमंग हो जाए। कई बार ऐसा देखा गया कि एग्जामिनेशन हॉल में रिजल्ट चेक करने गए, खूब अच्छा रिजल्ट आया, खूब नाचते दौड़ते सड़क पे दौड़े, कोई सुध बुध नहीं रही और पीछे से आने वाली गाड़ी से एक्सीडेंट हो गई। अब उस एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, चाहे अपंग हो गए, कुछ भी स्थिति बन गई। क्या हुआ? मानसिक संतुलन हमारा गड़बड़ा गया। तो हमको उसके ऊपर में अपना पूरा का पूरा नियंत्रण उसके साथ में रखना पड़ेगा। हमको अपना विजन अपने प्रति हमेशा रखना पड़ेगा। जीवन के उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, क्या बड़ी बात, कभी ऊपर भी हो जाएगा, कभी नीचे आ जाएगा। समुद्र की लहरों के पास खड़े होकर देखिए, कभी लहर ऊपर उठती है, फिर नीचे गिरती है, फिर ऊपर उठती है, फिर नीचे गिरती है। कि दुनिया का कोई ग्राफ कभी भी वन वे नहीं चलता। कोई भी ग्राफ कभी भी वन वे नहीं चला है। हर ग्राफ ऊपर नीचे होता है, इसीलिए वो ग्राफ कहलाता है, अन्यथा तो स्ट्रेट लाइन कहलाता है। और ग्राफ इसीलिए है कि वो अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन होते रहता है। अगर सारे दिन के अपने बॉडी में आप, अब तो इंस्ट्रूमेंट्स भी आने लगे हैं कि आप कुछ लगा लीजिए, दिन भर का आपकी रीडिंग करता रहेगा। आप दिन भर की रीडिंग देखेंगे तो हमारी पल्स भी हर समय एक से नहीं चलती, हमारी हार्ट बीटिंग हर समय एक से नहीं चलती, हमारा प्रेशर हर समय एक साथ नहीं रहता, बहुत फ्लक्चुएशंस उसके अंदर में आते रहते हैं। तो और इन सारे फ्लक्चुएशंस के साथ भी हम जीते रहते हैं। अगर हमारा शरीर इतने सारे फ्लक्चुएशंस के साथ जी रहा है, तो बाहर की दुनिया के बहुत सारे फ्लक्चुएशंस के साथ हम क्यों नहीं जी सकते? तो ये कब होगा? जबकि अपने दृष्टिकोण को हम सकारात्मक रखेंगे। अपने दृष्टिकोण को अगर हमने नकारात्मक कर दिया, तो फिर हम इससे बड़ी दुनिया, इससे बुरी दुनिया कोई होगी नहीं। और हमारा दृष्टिकोण अच्छा होगा तो इससे अच्छी दुनिया दुनिया में कहीं होगी नहीं। एक बार एक सभा में सब लोग बैठे थे। मान लीजिए किसी महात्मा के पास बैठे थे और सब अपने अपने दुखों की बात कर रहे थे। महाराज जी मेरे पास ये दुख है, इसको दूर कर दीजिए। महाराज जी मेरे पास ये दुख है, इसको दूर कर दीजिए। सबकी बात सुन रहे थे महात्मा जी। फिर महात्मा जी ने कहा कि अच्छा चलो भाई, आप आज तो घर जाओ और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं ना, जितने भी आपके दुख हैं, जो भी परिस्थितियां आपकी खराब हैं, उन सबको एक कागज पर आराम से लिख करके, अमुक अमुक दिन, मान लीजिए कि अमुक पूर्णिमा के दिन आप हमारे यहाँ आइएगा, यज्ञ होगा और यज्ञ के माध्यम से हम प्रार्थना करेंगे और सबके दुखों को दूर करेंगे। सब सब अपने घर गए, खूब सोच सोच करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को लिख लिया। जिनके कारण उनको तक कष्ट था उन सबको भी लिख लिया, जिन व्यक्तियों के कारण, जिन परिस्थितियों के कारण, सब लिख लिया। चले गए, सब आ गए। हाँ भाई, सब आपने लिख करके ले आए? बोले हाँ लिख करके ले आए। चलो, अपनी अपनी प्रॉब्लम सब लिख ली? हाँ लिख ली। चलो भाई, यहाँ पर भगवान के सामने, यहाँ सामने देव मंच के ऊपर में, यहाँ सब लोग अपनी अपनी रख, हो गया, पूजा वूजा हुई। अब महात्मा जी ने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि आपने अपनी प्रॉब्लम, जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो रख दी। अब आप ऐसा करो कि आप उठो और अपने वाली को छोड़ दो, दूसरे किसी का कोई भी प्रॉब्लम ले लेके आप आ जाओ, दूसरे की पर्ची आप ले आओ, उसकी प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी, आपकी प्रॉब्लम से मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि दूसरे की प्रॉब्लम तो आपको कम लग रही है ना, आपको अपनी प्रॉब्लम ज्यादा लग रही है, तो अपनी तो आप रख दो, दूसरे की लेकर के आ जाओ। हर आदमी सोचने पड़ गया कि अरे यार, इससे दूसरे वाले की वो समस्या मेरे आ जाएगी, इससे तभी तक बचाऊं, उसकी वो समस्या आ जाएगी, इससे तभी मैं बचाऊं। अपनी समस्या को कम से कम मैं जानता तो हूं। सब जाकर के अपनी अपनी पर्ची लेकर के आ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो समस्या है वो दुनिया की सबसे छोटी समस्या है। बस जब तक वो अपनी है तब तक बड़ी लग रही है, जब वो दूसरे की हो जाएगी तो कम लगने लगेगी। जैसे मान लिया कि बुखार हो गया, आपको 2-3 डिग्री बुखार हो गया तो एकदम आप परेशान हो गए, एकदम ये हो गया, क्या हो गया, आप परेशान हो गया, बुखार हो गया, ये हो।
आपके किसी मित्र के पास 3 डिग्री बुखार हो गई, आप गए उसके पास, तो क्या बोलते हैं? अरे यार कोई बात नहीं, दवाई ले रहे हैं ना, ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, तो किसी बात की डर मत। और बता तुझे क्या चाहिए, तेरा होमवर्क मैं कर दूंगा, तेरा ये मैं ले आऊंगा, तेरा वो कर दूंगा, सब काम कर दूंगा। अरे बुखार है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। अपने ऊपर जब बुखार हो रही थी तब परेशान हो रहे थे, उसके ऊपर बुखार आ गई तब हमको परेशानी कम लगने लगी। इसका मतलब कि बुखार की इंटेंसिटी तो सभी के लिए बराबर होनी चाहिए, लेकिन अपने वाली समस्या हमको बड़ी दिखती है। और अगर ये मान लें कि दुनिया में समस्या नाम की कोई चीज नहीं है, ये एक प्रश्न है हमारे सामने जिसका कि समाधान हमको करना है। सारी पढ़ाई का निचोड़ इतना ही है कि आपके सारा पढ़ने के बाद में एक प्रॉब्लम आपके एग्जाम के सामने दी जाती है, और उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते हैं उसके ऊपर में आपकी स्कोरिंग होती है। तो जीवन में आज तक जो भी आप कोई भी स्टूडेंट हो, जो वो पढ़ा है वो उसके एक्चुअल जीवन में काम उतना नहीं आता। एक्चुअल जीवन की समस्याएं कुछ और होती हैं। एक्चुअल जीवन में जब जाते हैं तो कुछ और ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। आपको बहुत ऐसे डायरेक्टर लेवल पे गए हुए लोग मिल जाएंगे जो कि संस्कृत से एमए हैं, लेकिन सेल्टेक्स के डायरेक्टर बने। अब संस्कृत तो वहां उसके काम आ नहीं रही। कोई आजकल तो बहुत कॉमन हो गया, कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग कर रहा है और उसको वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम कर रहा है। मैंने बहुत ऐसे लोगों को ऐसे जानता हूँ, और कई ऐसे लोग को जानते हैं जो कि कॉमर्स से पढ़े हैं और पूरे डॉक्टरी का, इंजीनियरिंग का, इनका काम करते चले जाते हैं। लोगों को इंजेक्शन लगाने, सब कुछ करते रहते हैं। तो पढ़ाई जो है वो हमको हमारे सामने एक विजन क्लियर करती है कि क्या है, एक दृष्टिकोण हमारा स्पष्ट करती है कि तुम्हारे पास जब समस्या आएगी तो समाधान किस प्रकार करेंगे। अपनी समस्याओं का निदान करना हमें अगर आ जाए, पॉजिटिव हमारी दृष्टिकोण हो, तो वो चीज हमें आती चली जाएगी। तो ये बात हमको इस बात से समझ में आ रही है कि अगर हमारा दृष्टिकोण अपने प्रति स्पष्ट है, अपने प्रति, दूसरे के प्रति नहीं, अपने प्रति, खुद के प्रति हमारा दृष्टिकोण अगर स्पष्ट है, तो फिर ठीक है, हम कर लेंगे, क्या बात है। कोई भी चीज हम आज नहीं जानते हैं, कल जान जाएंगे, कल कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमसे पहले भी जो कर रहे थे वो भी कभी सीख करके आके किए थे, लेकिन जो पहले दिन उसको इतना बड़ा भारी बड़ा मान लेगा, इतनी बड़ी मुसीबत है, कैसे होगा, क्या काम होगा। अरे भाई, तुमसे पहले भी औरों के ऊपर मुसीबत पड़ी थी, वो भी निकले थे। कोविड का टाइम आया, कैसे होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। अरे 100 साल पहले भी कोविड महामारी आई थी, उसके 100 साल पहले भी महामारी आई थी, उसके 100 साल पहले भी महामारी आई थी, और दुनिया तो नष्ट नहीं हुई, अभी भी नष्ट नहीं होगी, आगे चलती रहेगी, इसमें क्या बड़ी बात है। अब अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या करना, एक तो हमको पॉजिटिव थॉट रखना, एक तो बात ये होगी। दूसरी बात यह है कि अपने संसाधनों का बेस्ट यूज करना। हम तो यूज वही ले सकते हैं ना जो संसाधन हमारे पास में है। हमारे पास में दूसरे के संसाधन हमारे काम नहीं आएंगे, दूसरे के रिसोर्स हमारे काम नहीं आएंगे। हमारे पास क्या रिसोर्स है, हमारे पास जो रिसोर्स है उसमें उसको हम कैसे बेस्ट यूज कर सकते हैं। अगर उसका हम सही उपयोग कर लिए तो हमारी जिंदगी खूब आनंददायक बन जाएगी। मैनेजमेंट की थ्योरी में सबसे पहली बात जो ये पढ़ाई जाती है वो यही है कि हाउ टू यूज योर रिसोर्सेज एट बेस्ट। अब कॉमर्स के अंदर में पढ़ाया गया है कि 3 M's, 3 ही रिसोर्स होते हैं दुनिया में। एक मैन पावर, दूसरा मनी, और तीसरा मटेरियल। इसके अलावा कोई रिसोर्स होता नहीं है। कोई भी कितना भी बड़ा व्यापार हो, धन लगेगा, आदमी लगेंगे, और सामान लगेगा उसको बनाने के। इनका जो बेहतर यूज करना जान जाता है वह सिस्टम आगे बढ़ता चला जाता है। संसाधनों का अपना दाम कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता है। मिट्टी गंगा से निकलती है, उसका कोई बहुत ज्यादा मोल नहीं होता है, मिट्टी का बहुत थोड़ा सा मोल होता है, फ्री सी बनी रहती है, कोई मोल ही नहीं होता है। लेकिन जब उस मिट्टी का से कोई सामान बना दिया जाए, उसका दिया बना दिया जाए, उसका घड़ा बना दिया जाए, उसका गिलास बना दिया जाए, इसका कोई और पात्र बना दिया जाए, कोई खिलौना बना दिया जाए, उस पर अच्छे रंग कर दिए जाए, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाती है। इसी को वैल्यू एडिशन कहते हैं। आप एक पेन लेने जाते हैं, वो पेन आपको 10 रुपए की मिलती है। आप दूसरा पेन लेते हैं, वो 15 रुपए की मिलती है। क्या अंतर है दोनों में? इन दोनों में उनकी यूटिलिटी का ही अंतर है।
तो किसी भी रॉ मटेरियल में कितना वैल्यू एडिशन किया गया, उसी पे उसका प्राइस भी तय हो। तो रिसोर्स टेस्ट तो वही है, उन्हीं रिसोर्स टेस्ट से अच्छी चीज बन जाती है। आप किसी मिठाई की दुकान में जाएंगे तो मिठाइयाँ किससे बनी है? छेने से बनी है, चीनी से बनी है, उसके अंदर में मान लीजिए कि बेसन या मावा ऐसी कोई चीज पड़ी है, इनसे बनी है। लेकिन किस कारीगरी से बनाई गई, किस तरीके से बनाई गई, किस अनुपात में चीज मिलाई गई, उसके हिसाब से उनके टेस्ट में अंतर आ जाता है, उसी हिसाब से उनके दाम में भी अंतर आ जाता है। दुनिया में किसी भी चीज की वैल्यू उतनी होती है जितना कि वो हमारे लिए उपयोगी। आप हम दवाई खरीदने जाते हैं, एक दवाई कितने की? 15 रुपए की। 15 रुपए की है। आप कभी ये थोड़ा ना वजन करते हैं कि उसका वेट कितना है, 2 ग्राम है, 3 ग्राम है, और उसके अंदर में इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो कितने रुपए क्या भाव मिलते हैं। अरे भाई ये दवाई तो लाख रुपया किलो होगी, इसमें तो कौन सी चीज है लाख रुपए किलो वाली है? नहीं, हमारे जीवन को बचाने के लिए इसकी आवश्यकता। और इसको कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चीज का, आज नई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो बहुत दाम होता है, कुछ दिन बाद में वही प्रोडक्ट कम दाम में मिलने लगता है। क्यों? अब उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो गया। तो संसाधन वही रहते हैं, उनको कैसे उपयोग किया जाए, कौन सी चीज बनाई जाए, उस पर डिपेंड करता है कोई भी चीज का प्रोडक्ट। तो हमारा संसाधन क्या है? हमारा संसाधन है हमारा चिंतन, हमारा संसाधन है हमारी शक्ति, हमारा संसाधन है हमारे हमारे हमारा दृष्टिकोण, हमारा विजन। इसको हम किस तरीके से रखते हैं, उसके ऊपर में ही हमारी सक्सेस और फेल्योर डिपेंड करती चली जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता। परिस्थितियां किसी की अच्छी नहीं, किसी की परिस्थितियां अच्छी नहीं। राम को तो भगवान मानते हैं, हम सब राम के पास जाकर के अपने कष्टों का निवारण के लिए प्रार्थना करते हैं, पर उनके जीवन में कितने कष्ट आए। थोड़े से बड़े हुए तो विश्वामित्र ले गए जंगल में, चलो राक्षस से युद्ध करने। चलो भाई, युद्ध युद्ध कर लिया, पढ़ाई लिखाई करी, किसी तरह से वहां से निकले, शादी वादी होगी, घर आए। घर आते ही चलो जेल, वहां पे जंगल में, यहां से निकाला दे दिया गया। अब जंगल के अंदर में गए थे तो वहां कोई ऐसा तो था नहीं जंगल में। आप सोचिए, हम लोग कितना भी कल्पना कर लें, लेकिन अगर हमको 14 साल वनवास में जाना पड़ जाए, अगर 14 साल छोड़ दीजिए, अगर 1 महीने भी जंगल में बिना किसी साधन को भेज दिया जाए, तो आप कहाँ रहेंगे रात को? कोई बेड बना के रखा आपके लिए? कोई आपके लिए रूम बना के रखा वहां पर? कोई धर्मशाला बना के रखी थी राम के लिए? ऐसे ही कहीं सो जाते रहोगे। टीवी में कुछ भी दिखा दे वो एकदम अलग बात, लेकिन आप सोचिए प्रैक्टिकली उसमें क्या हुआ होगा। क्या वहां पे सांप, बिच्छू, शेर फिर नहीं घूम रहे होंगे? वो भी घूम रहे होंगे, उनसे भी संघर्ष करना पड़ा होगा, रावण जैसे से भी युद्ध करना पड़ा। कौन सा अच्छा जिंदगी उनके पास थी? वहां से चलो सब सल्टा करके घर आए, घर आए तो पत्नी को फिर भेज देना पड़ा वाल्मीकि के यहाँ पर। तो समस्या किसके जिंदगी में नहीं आई, लेकिन उन सारी समस्या के अंदर में उन्होंने अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखा, इसलिए वो भगवान कहलाए। आप इतिहास पढ़ते हैं किसी भी चीज का, तो इतिहास हम किसका पढ़ते हैं? संघर्षों का इतिहास पढ़ते हैं, कैसे कैसे लड़ाई। अच्छा, इतिहास की छोड़ दी, अपनी खुद की जिंदगी की बात करें। अगर आज मुझे ये कहे कि कोई व्यक्ति कहे कि भाई तुम्हारे 65 साल की जिंदगी के अनुभव बताओ, तो हम क्या बताएंगे? कि हमको बहुत अच्छा अच्छा मिला, हमको बहुत अच्छे घर मिले, हमको बहुत अच्छे टीचर मिले, हमको बहुत अच्छी किताबें मिली, हमको रात में सोए तो हमको खूब बढ़िया सोने दिया गया। ऐसा तो ये कोई बताता? कोई नहीं बताता। क्या बात होती है? ये बात होती है कि किन विषम परिस्थितियों में हम थे और कैसे निकले। बहुत से लोगों के ऊपर में फिल्म बनती है, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जैसे मान लीजिए तेंदुलकर पर, धोनी पर, सबकी पिक्चरें बनी। क्या बताया गया कि कितनी विषम परिस्थितियां इनके पास थी, और उसके अंदर में भी धैर्य रखते हुए आगे बढ़े। एक बहुत गजब का उदाहरण है आज की जिंदगी में, विशेषकर युवाओं के लिए मैं उसको हमेशा कहता हूं कि सौरव गांगुली एज ए क्रिकेटर, वो टीम का कैप्टन बने, टीम का कैप्टन बना। टीम का कैप्टन बनने के बाद एक ऐसा समय आया, उसको टीम से निकाल दिया गया, उसको 12th मैन का रोल प्ले करना पड़ा। वो
जिसके ऊपर में इतने रिकॉर्ड हैं, वो हाथ में पानी लेकर के, टॉवेल लेकर के 12th मैन की तरह अपने साथियों के साथ में उनकी हेल्प करने आया। सोचिए कैसा उसको लगा होगा, कैसा उसके साथियों को लगा होगा। और वो वहां से फिर निकला, फिर टीम में घुसा, और बीसीसीआई का चीफ बना, न केवल बीसीसीआई का चीफ बना, आईसीसीआई का चीफ बन गया। तो परिस्थितियां तो बहुत विकट रह गई उसके पास में, लेकिन निकल गया उसके अंदर से, क्योंकि अपना पैसेंस नहीं लूज किया था। जब भी विषम परिस्थितियां आए तो अगला टारगेट सेट हो जाना चाहिए, इसको तो पार करके इसके ऊपर निकलना ही निकलना है। कोई तो, लेकिन जो अस्वस्थ होकर के काम करेगा, नहीं साहब हमको ऐसा कर दिया, हमको ये बोल दिया, हमको ऐसा कर दिया, ये बात कह दी, तो फिर वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सके, कभी नहीं बढ़ सके। तो असंतोष और अशांति न केवल हमको मानसिक रूप से परेशान करती है, बल्कि आंतरिक भौतिक रूप से भी हमको बहुत परेशान करती है। आप मेडिकली भी देख लीजिए, कोई व्यक्ति बहुत टेंस होगा तो उसका बीपी बढ़ जाए। उसका बीपी क्यों बढ़ गया? क्योंकि उसके किसी भी बात पर उसका तनाव बढ़ गया। तनाव बढ़ने से क्या हो गया, उसके एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकले, वे हार्मोन्स सीधे ब्लड में गए और कैल्सिफिकेशन बढ़ गया, और वही कैल्सिफिकेशन बढ़ करके जो वो कैल्शियम वहां पे जमा होता गया। इसलिए कैल्शियम चेन ब्रोकर उसमें दिया जाता है कि वो हार्मोन्स जो है, जो ज्यादा एंजाइटी के हार्मोन्स जो है, वो वहां तक न पहुंचे। कैल्शियम चेन ब्रोकर के रूप में दवाइयां दी जाती हैं। इसलिए डॉक्टर भी कहता है कि आप टेंशन मत करिए किसी प्रकार, टेंशन करेंगे तो काम नहीं आएगा। अशांति आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी। दूसरा व्यक्ति हमको नहीं रोकता है आगे बढ़ने से, हमारी अशांतियां ही हमको रोकती हैं आगे बढ़ने के माध्यम से। और किसी भी दूसरी बाहरी परिस्थिति को दोष नहीं देना चाहिए कि उसके कारण ऐसा हो गया, उसके कारण ऐसा हो गया, उसके कारण ऐसा हो गया। अरे किसी के भी कारण ऐसा हुआ हो, सबसे बड़ा कारण हम थे कि हम उस कारण को दूर नहीं कर सके। हमको तो एक काम दिया गया था, इस टास्क दिया गया था कि आप इस परिस्थिति को दूर करिए। तो अपने दृष्टिकोण को हम पॉजिटिव बना के रखेंगे तो जीवन में हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। सक्सेस तो हमारे आगे पीछे घूमेगी। ये विजन के साथ हम अपना जीवन यापन चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। समय भी हो गया है। आप सबको प्रणाम। अच्छे विजन के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते चलें। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हाँ, बहुत ही सुंदर और सरल विवेचना में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को रखा है इसमें। बहुत ही सुंदर इसमें जो है आपने ये कि सफलता के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या हो, तो हम लोग केवल नंबर को ही सफलता मानते हैं, तो केवल उसी के आधार पर मूल्यांकन करते हैं। और जो आपने कहा कि हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से कैसे देखा जाए, तो ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आजकल ज्यादातर जो है दृष्टिकोण हमारा नकारात्मक बन जाता है। संसाधनों का सदुपयोग कैसे हो जीवन में, तो ये बहुत सारी ये बातें ही हमारे जीवन में, खास करके विद्यार्थी जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण रहती हैं, क्योंकि जो अभी अभ्यास बन गया वो जीवन भर बना रहता है। तो मेरा निवेदन है, जो भी इसमें छात्र जुड़े हुए हैं या और भी हमारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, उनका कोई प्रश्न हो तो अपने प्रश्न रख सकते हैं जी। हैंड रेस कर सकते हैं या अपने प्रश्न को चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं, आपको सबको परमिशन दी हुई है जी। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप कोई ऐसी विषम परिस्थिति से निकले हो तो उसको भी बताइए, तो औरों के लिए प्रेरणादायक बन। जी बिल्कुल। कभी ना कभी तो आपको भी प्रॉब्लम आई होगी, उसको कहना सीखिए। हम लोग चुप रहते हैं, कहना नहीं आता है। कहना नहीं आएगा तो आगे जीवन में कुछ नहीं काम कर सके। हमारे यहाँ कहावत है कि बोलने वाले के भुंगड़े भी बिक जाते हैं, नहीं बोलने वाले का सोना भी नहीं बिकता है। तो अपने प्रश्न भी रखने चाहिए और अपने अनुभव भी बताने चाहिए। तो इसमें हैंड रेस कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेंडली पूछ सकते हैं, कहीं है पर ना? भी कोई ये ना समझें कि हम लोग एक अध्यापक और छात्र की भूमिका पे यहाँ पे हैं।
फ्रेंडली, इस क्लास को बड़ा नहीं, फ्रेंडली हम सब परिवार की भूमिका में है, परिवार के सब सदस्य हैं अपने साथ। एक मित्रवत बहुत रखा गया है इसमें, जैसे मित्र से हम लोग चर्चाएं करते हैं उसी तरीके से जो अब है जब हम कहते लोग। हैं ना ग्लोबल विलेज है, जी। तो ये ग्लोबल विलेज विलेज के हम सब लोग हैं, तो एक ही गांव के आदमी हैं, क्या बात। किन्हीं कोई प्रश्न नहीं तो अपना अनुभव बता सकते हैं इसमें। विशेषकर स्टूडेंट्स से कहना चाहूंगा कि कुछ कहिए जरूर। या तो समाधान होगा या प्रश्न होगा, कुछ तो होगा अनुभव में भी। सब इंतजार करते हैं कि कोई एक कहे तो मैं भी कहूँ। चलिए, बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं तो बड़े ही अपने अनुभव शेयर करें। बहुत सारे इसमें बच्चे जुड़े हुए हैं। हाँ। इसमें जो है ये, हाँ जी, रिंकी ये कुमारी दीदी, रिंकी। हैंड रेज है दीदी आपका। जी, अपने आप को अनम्यूट करके। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ बेटा। बाबूजी मेरा प्रश्न यह है कि हम किसी भी अगर मेरा परिश्रम असफल होता है तो उस सफलता को फिर प्राप्त करने में हमें क्या करना चाहिए? हम्म। देखिए, पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए बेटा कि असफलता कुछ नहीं है। असफलता नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं। क्यों नहीं है? कि मान लीजिए कि हम एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, तो हम असफलता किसको मानते हैं कि एक एक बेस दिया हुआ है कि 30, 40, 50 इससे नीचे आएगा तो आप फेल्योर माने जाएंगे। लेकिन ज्ञान जो आपने प्राप्त किया वो तो कहीं नहीं गया ना। मैंने जो ज्ञान अर्जित किया वो तो ज्ञान कहीं नहीं गया। मार्क्स हमें कम मिले होंगे इस बार, ये हो सकता है। जैसे जी आप बाबू। खेलने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यह हो सकता है कि आप लॉन्ग जंप की तैयारी कर रहे हैं, आपको 2 मीटर तक जंप करने का आपने अभ्यास किया, 2 मीटर नहीं हुआ, 2.25 मीटर हुआ, कोई बात नहीं। 2 मीटर तक नहीं हुआ, 2.25 मीटर हुआ। लेकिन जो उसके कारण जो शरीर में स्फूर्ति बनी, ताजगी बनी, आपको कूदने का अभ्यास बना, शरीर स्वस्थ हुआ, वो तो आपका ही है, वो तो किसी का नहीं और का नहीं था। ऐसा नहीं हुआ जी कि जब आपको गोल्ड मेडल नहीं मिला तो वो सारी चीजें भी समाप्त हो गई। जी बाबूजी। यही दृष्टिकोण की बात है। अगर हम आज यहां तक पहुंचे हैं तो कल वहां तक भी पहुंच जाएंगे। जी बाबूजी। यात्रा उसी की पूरी होती है जो घर से निकलता है। अब ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमको जो सक्सेस नहीं मिली तो क्या कारण थे। इसका कारण मैं था या आउटर कारण थे। अगर मैं था, सबसे पहले तो अपने आप को मानना चाहिए कि मेरे को इंप्रूवमेंट के कहां कहां चांसेस है। उन इंप्रूवमेंट को हमको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। और अगर बाहरी परिस्थितियां थी, मेरा अपना कोई दोष नहीं, बाहर के कारण ऐसा हुआ, तो हमको इतनी सजगता अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी कि अगली बार उन परिस्थितियों के आने के पहले हम कुछ ऐसा स्थिति पर लाएं कि वो परिस्थितियां हमारे सामने ना आ पाए। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है वो आपको बहुत टीज करता है, और आप किसी अच्छे काम के लिए गए और वो आपको टीज कर रहा है, तो चेष्टा करेंगे कि उस व्यक्ति से या तो अपने संपर्क अच्छे कर लें, या फिर उससे उसको अवॉइड करेंगे कि जितनी दूर तक वो अवॉइड किया जा सके उसको अवॉइड करें। और अपने मन की शक्ति को बढ़ाएं। कहता तो कहने दे, क्या है, हाथी चलता है कुत्ते भौंकते रहते हैं। उस स्तर तक भी जाके सोचना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कुत्ता है, लेकिन उस स्तर पर सोचना पड़ेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति कुछ करता तो हमें क्या फर्क पड़ता। तो किसी भी स्थिति में असफलता नाम की कोई चीज है नहीं यहां।
ये तो हमने मान लिया कि वो असफल है। सीए के एग्जाम में किसी के 49% आ गए तो क्या वो पढ़ा नहीं, और इसका 51 आ गया, 50 आ गया, तो दोनों में क्या जमीन आसमान का अंतर हो गया? नॉलेज के बेसिस पे तो वही है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो सीए की कोचिंग लेते हैं और खुद सीए पास नहीं कर पाते, और लाखों रुपया कमा रहे हैं कोचिंग कर। तो उनको असफल कहाँ कहेंगे? ये सब समय के परिप्रेक्ष्य में है। थोड़ा समय आगे बढ़ने से वही सफलता दिखने लगती जी बाबूजी। है। जी हिम्मत जी, नहीं नहीं धन्यवाद आती। बाबूजी। ये आप एक बार अपना नाम बता दें, आप कहाँ से हैं? जी प्रणाम भैया। जी प्रणाम। भैया मैं पटना से बोल रही हूँ, जसिका नाम है मेरा। जी जी जेसिका, बिल्कुल मैं जानता हूँ इसलिए, लेकिन सब लोग ही परिचित हों। अभी आप क्या कर रही हैं, अभी बता दीजिए। भैया अभी नीट की तैयारी कर रही हूँ अभी। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। एक बार तो भैया पहली बार तो नहीं हो पाई, तो इस बार फिर से दोबारा प्रैक्टिस कर रही हूँ उसकी। कोई बात नहीं, वो गीत तो गाते हैं ना, हम होंगे कामयाब एक दिन। जी जी बाबूजी। जी। जी बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। एक एक गीत है हमारे, आपने कभी सुना हो तो, जोश न ठंडा होने पाए कदम मिला के चल, मंदिर मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। वो गीत हो सके तो ग्रुप में डाल देंगे, बहुत अच्छा गीत। जी 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 बिल्कुल। अ, अपारा जी का हैंड रेज है जी। हाँ बस। जी प्रणाम सर। प्रणाम बेटा। हाँ सर, हमें मैक्सिमम और मिनिमम कब तक सोना चाहिए? हम्म। मैक्सिमम और मिनिमम कब तक सोना चाहिए? मैक्सिमम और मिनिमम कब तक सोना चाहिए? हाँ। इसका कोई मापदंड वैसा नहीं बना सकता। शरीर को न्यूनतम 6 घंटे की नींद आवश्यक है, पहली बात। 6 घंटे की नींद से पूरा बॉडी फ्रेश रहता है। अब बात यह है कि कब सोना चाहिए। तो अगर आपके पास में कोई दूसरा दबाव का काम नहीं हो तो हमको 10 बजे तक सो जाना चाहिए। 10 बजे सोएंगे तो 4 बजे तक उठ जाएंगे। स्टूडेंट्स को सुबह जल्दी कुछ, फिर ये बॉडी टू बॉडी भी चेंज करते हैं। थ्योरेटिकली बात ये है कि वो इसलिए सोना चाहिए, पहले उसकी वैज्ञानिक बात बता दूं कि मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो ब्रेन के अंदर में रात में 12 से 1 के बीच में बनता है, जबकि बहुत गहरी आदमी सोता है तब। दोपहर में गहरी नींद सोने से भी वो नहीं बनता है, इसीलिए उस समय सोना चाहिए। और सुबह पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रकृति शांत रहती है, हमको पढ़ने में सुविधा होती है। लेकिन मैंने विपरीत जगह पे ऐसे भी स्टूडेंट्स को देखा है जो कि रात में 10, साढ़े 10, 11 बजे बाद पढ़ना शुरू करते और 2, 3, 4 बजे तक पढ़ते थे और उसके बाद सो जाते, क्योंकि वो कहते कि दिन में मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूं, तो मैं रात को पढ़ता हूं, उसको काम करता हूं। तो वो एक समय अवधि तक के लिए तो बात सही है, लेकिन जब पढ़ाई की या पार कर गए तब उस अभ्यास को नहीं डालना चाहिए। लेकिन मुसीबत ये होती है कि उनके जीवन में वो अभ्यास आगे तक बना हुआ रह गया, और जो बाद में उनको परेशान किया। पढ़ाई में तो उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स पा लिए, मतलब वो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो मतलब गोल्ड मेडल, आईसीडब्ल्यू में गोल्ड मेडलिस्ट हुए, और कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें कि आप उनसे बात ना कर सकें। लेकिन उनका अभ्यास जीवन बना रह गया, और आज कई तरह के रोग उनके जीवन में है। तो भौतिक दृष्टिकोण से बहुत कुछ पाया, आज भी पा रहे हैं। लेकिन वो तो इसलिए अगर शुरू से अभ्यास ये बन जाए कि हम समय से सो जाएं और रात्रि के अंतिम पहर में उठ करके अगर पढ़ाई करें तो बहुत अच्छा। मेरा अपना अनुभव ये रहा, मैं रात में 2-3 बजे जब मैं कर रहा था तो 3 बजे 4 बजे मैं उठ जाता था, और मेरे पास में ही नदी बहती थी और वहीं पे लाइट पोस्ट भी चलता था, तो मैं जाके अपनी किताब लेके उसके पास बैठ जाता और जब तक सूर्योदय होता था तब तक पढ़ता था। और दिन भर में नहीं पढ़ता, दिन भर पूरी मस्ती करते रहता। पर 4 घंटे की पढ़ाई इतनी हो जाती थी कि वो दिन भर का कोटा भी पूरा कर देती थी। तो मेरा ओपिनियन में तो ये है कि सुबह जितना जल्दी उठ करके पढ़ा जाए उतना अच्छा।
लेकिन हाँ, नींद जरूर पूरी होनी चाहिए किसी भी स्थिति में। अगर नींद नहीं पूरी होगी, सुबह उठ जाएंगे तो फिर मन लगेगा, नींद नींद प्राप्त रहेगा। तो हर एक के शरीर भी अलग अलग होता है, सबकी बायो मतलब जो बॉडी क्लॉक भी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि एक ही नियम सब जगह लगता है। तो अपनी बॉडी क्लॉक के हिसाब से हमको देखना चाहिए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देख लेना चाहिए अलग अलग जगह। बट औसत में 6 घंटा तो आदमी को सो लेना चाहिए। जी धन्यवाद। हम्म। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि मैं अभी कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ और मेरा बोर्ड एग्जाम आने वाला है, लेकिन पढ़ाई करने वक्त नींद आती है, तो इसका। हाँ, पढ़ाई करने वक्त नींद इसीलिए आती है कि दिन भर शरीर बाहरी गतिविधियों में इतना थक जाता है कि पढ़ाई करते समय जो ही हम अपने विचारों को एक जगह कंसंट्रेट करते हैं ना, तो थकान उभर करके उसमें आ जाती है और फिर नींद आने लगती है। तो एक तो कारण ये होता है। दूसरा कारण होता है कि उस विषय में हमें रुचि नहीं होती, इसलिए नींद आती है। उसी समय कोई दूसरा विचार विषय पढ़ेंगे तो नींद नहीं आती, जिसमें हमारी रुचि हो। तो विषय के प्रति रुचि बढ़ाना, पहले रुचि बढ़ाना पड़िए। क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ें बताओ? कोई लाभ नहीं है पढ़ने से, तो पढ़ने से क्या फायदा है? तो पहले उसके लाभ पर खूब सोचना चाहिए कि हम इतिहास, भूगोल, आपका सब्जेक्ट क्या क्या है +2 में, क्या है आपका? साइंस, कॉमर्स, क्या है बेस आपका? साइंस, फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। केमिस्ट्री, मैथ ना। तो अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो आपने लिया है, तो फिजिक्स पढ़ने से क्या लाभ होते हैं इनको जानिए। और फिजिक्स तो इतना लॉजिकल चीज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों, इसमें तो खूब लॉजिक का प्रयोग होना चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दबाव से साइंस ज्वाइन कर लिया? बोलो नीट क्वेश्चन। हाँ? नहीं, ऐसा तो नहीं कि दबाव में साइंस ज्वाइन कर लिया था? नहीं नहीं। इंटरेस्ट था ना? हाँ हाँ। तो करना क्या है आगे चल करके? नीट की तैयारी। नहीं, नीट की तैयारी तो हो जाएगी, पर नीट क्लियर हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है, मेडिकल में जाना है, हाँ। ठीक है ना? तो मेडिकल में जाना है, तो मेडिकल तो सबसे टफ, क्योंकि जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो इंटर्नशिप में आपको 30-30 घंटे कंटिन्यूअस काम करना पड़ेगा। अब देख लीजिएगा, सारे डॉक्टर को 30 घंटे तो उनकी कॉमन ड्यूटी होती है। तो अपने ब्रेन को अभी से तैयार करना पड़ेगा कि इस स्थिति में। अब दूसरा उपाय है कि खाने को थोड़ा हल्का करना पड़ेगा, जंक फूड बिल्कुल बंद करने पड़ेंगे, और सॉलिड फूड को थोड़ा कम कर देना पड़ेगा। एनर्जी के लिए ड्राई फ्रूट्स ले लेना ज्यादा बेहतर है, एनर्जी मिलती रहेगी। लेकिन सॉलिड फूड ज्यादा खाएंगे तो नींद भी ज्यादा आएगी। तो नींद के आपकी परिस्थितियों के हिसाब से इसको देखना पड़ेगा। पहला, अपने फूड हैबिट्स को ठीक करना होगा। दूसरा, दिन भर में अपने फिजिकल कामों को थोड़ा कम करना पड़ेगा। और पढ़ाई शुरू करने के पहले पहले पूरे बॉडी को रिलैक्स कर लेना चाहिए, और अपने सिद्धांत के साथ, एक टारगेट के साथ पढ़ना चाहिए। आज इतना तो करना ही है, और हर पढ़ने में मुझे मजा आ रहा है ये फील करना चाहिए। मुझे मजा आ रहा है ये फील करना चाहिए, मानना चाहिए मुझे मजा आ रहा है। तब नींद नहीं आएगी। जब आपको नींद आ रही है उसी समय टीवी सीरियल चल जाए तो नींद थोड़ा ना आती है फिर, जी। क्योंकि उसमें मजा आ रहा है। हाँ। ठीक है ना? तो उसमें मजा खोजो बेटा, उसमें मजा खोजो। आज ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, खूब मजा आया। खुद को ही मजा दिलाओ ना, कोई दूसरा थोड़ा ना कहेगा कि तुमको मजा आया। अपनी पीठ खुद ही थपथपाओ। मजा आ गया, आज तो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, मजा आ गया। जी धन्यवाद। थैंक्स। जी, किन्हीं का और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जिंदगी को खूब आराम से हल्का फुल्का बना के जीना चाहिए, तब हो जाए। भैया समय भी हो गया सर। जी जी भाई साहब। जी। एक छोटा सा अनुभव मेरा भी है। जी भैया। मेरे पास भी साइंस बैकग्राउंड था मेरा, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब पढ़ा मैंने। हम्म। तो उसमें एक्चुअल में कभी भी जब हम पढ़ते थे तब इसी दृष्टिकोण से पढ़ते थे कि
इस टॉपिक को पढ़ के और पूरा इसकी गहराई में उतरना है। तो नंबर तो बहुत ज्यादा नहीं आते थे कभी, लेकिन जो भी टॉपिक पढ़ेगा इतनी गहराई से पढ़े वो आज तक भी याद है, और आज तक और उनमें जो गहराई आती है उनके बारे में चिंतन मनन करते हैं तो और अच्छा लगता है। तो ये भी एक दृष्टिकोण हो सकता है पढ़ने का, कि नॉलेज को बिल्कुल। अर्जित किया जाए, और फिर उसमें जब नॉलेज अर्जित होती तो आनंद आता है फिर पढ़ने में उसमें। नॉलेज को, उस आनंद को फील करना चाहिए। भले आप बच्चे नाचे ना, क्या तकलीफ है, रूम में रूम बंद करके नाचो, मजा आ गया। जी जी भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल। तो जितना वही है मजा कि लेंगे उतना, आज भी हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें मजा आ रहा है तभी कर रहे हैं, नहीं तो क्यों करने लगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, जी जी जी। तो हमें लगता है यही जो है दृष्टिकोण थोड़ा सा हमें जो आपने सही बताया कि एक नंबरों के प्रति जो एक दृष्टिकोण बन गया है, नॉलेज के नहीं हम नंबरों के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये टारगेट बड़ा जो है एक घातक सिद्ध हो रहा है ये बच्चों के बहुत लिए। बड़ी समस्या हो गई, बहुत बड़ी जी समस्या। जी जी। तो मजे के लिए पढ़ा जाए, रुचि के लिए पढ़ा जाए, और ज्ञान को बढ़ाने के लिए पढ़ा जाए। बाकी नंबर वगैरह तो उसमें ये है कि कम नंबर होके भी अगर आपके कॉन्सेप्ट बढ़िया है, गहराई है, तो जीवन में कभी आप मार नहीं खाएंगे, किसी भी इंटरव्यू को कहीं पे भी क्वालिफाई कर लेंगे उसे। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो बहुत बहुत आभार भाई साहब का। हाँ, ये करुणा त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? प्रणाम भैया। प्रणाम। हाँ प्रणाम। जी, प्रणाम नेहा दीदी। भैया मैं अपना एक चीज शेयर करना चाहती हूँ यहाँ बच्चों के साथ। बच्चे सभी बैठे हैं, हम भी अभी इसी प्रोसेस से गुजर के आए हैं। तो जब मैं कॉलेज हम कॉलेज और स्कूल में थे भैया, जैसे आपने बोला कि आप डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ते थे, मैं हमेशा एक टॉपर स्टूडेंट रही हूँ। जब जब से बैठी तो पढ़ने, तब से लेके मास्टर्स तक गोल्ड मेडलिस्ट प्रेसिडेंट के द्वारा रही। तो मैं इस चीज को ये बताना चाहती हूँ भैया मार्क्स के बारे में, कि जब मैं पढ़ती थी भैया, तो कई सब्जेक्ट्स ऐसे होते थे हमारे उसमें कि उसमें सिर्फ हमारे पास होना ही ज़रूरी होता था। उन सब्जेक्ट्स में भी मेरे 100 में से 95 से ऊपर ही रहते थे, और जबकि उसमें 33 ही आना हमारे लिए होता था। बट सब कहते थे कि इनमें क्या पढ़ना, इतना क्या पढ़ना कि इनमें भी तुम्हारे 33 की जगह 96 95 आ रहे हैं, आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। बट मेरे लिए हमेशा से उस सब्जेक्ट की रुचि इतनी होती थी भैया, उस सब्जेक्ट में जानने की रुचि इतनी होती थी कि अगर ये सब्जेक्ट हमें पढ़ना है तो उसमें सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि वो सब्जेक्ट हमारे जीवन में कहीं काम आ जाएगा। वो नॉलेज जो है, वो मुझे लगता था कि वो नॉलेज ही मुझे अट्रैक्ट करती थी पढ़ने के लिए। मार्क्स 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 तो बाय प्रोडक्ट हो जाते थे, क्योंकि वो पढ़ा और पढ़ने के बाद इतना इंटरेस्ट आया कि वो, और ऐसा होता था भैया कई बार टीचर्स की जरूरत भी नहीं होती थी पढ़ाने के लिए, हम खुद ही इतना पढ़ लेते थे उस बुक से उसको। तो जब भी बच्चे, जैसे आपने बोला कि मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना, जब हम रुचि पैदा करते हैं हर सब्जेक्ट के लिए, जीवन के सारे पहलुओं के लिए, तो वो जो सब्जेक्ट रहता है वो एक मार्क्स स्कोरिंग ना होके लाइफ में मतलब एक नया दृष्टिकोण भी खोल देता है हमारे लिए। तो ये भी है। और जब फेलियर आता है, मैं आपको बताऊं अपने ही एक्सपीरियंस से, कि लाइफ में जब एक बच्चा टॉपर रहता है फुल आउट, और उसके बाद जब मैं यूपीएससी की तैयारी में गई भैया, 3 4 साल फेलियर 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 भी देखा, तो उस फेलियर से जितना सीखा उतना वो 12 और 15 साल 16 साल में मैंने, जो मैं टॉपर थी, मैं उतना नहीं कभी सीख पाई उससे। मेरी पर्सनैलिटी इतना स्ट्रांग बनी फेलियर से जितनी कभी सक्सेस से बन नहीं पाई। क्यों, जब हमें फेलियर आता है तो हम अपने व्यक्तित्व का एनालिसिस करते हैं कि हमसे गलतियां क्या हो रही हैं, हम एक्चुअल में लाइफ में कर क्या गलती क्या कर रहे हैं इस पर्टिकुलर। तो जब भी से जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है हमारे हमें अपना मोस्ट जो ध्यान देना चाहिए पढ़ाई पे भी, पढ़ाई से ज्यादा व्यक्तित्व पे भी ध्यान देना चाहिए, हमारे विचारों पे भी ध्यान देना चाहिए कि हम तैयारी तो कर रहे हैं, हम उसमें पास भी हो जाएंगे अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, उस प्रॉपर पीवाई क्यू एनालिसिस करके प्रॉपर जो भी उनकी स्ट्रैटेजी होती है वो फॉलो करेंगे तो हम निकल जाएंगे। बट उसके बाद क्या, अगर हमारा व्यक्तित्व अच्छा नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं, वैसा हमारा दृष्टिकोण सक्सेस वाला नहीं होगा, तो वहां जाके भी फेल ही हो जाएंगे। फिर वो सक्सेस भी हमारे लिए सही मायनों में सक्सेस नहीं होगी। मैंने कितने ऐसे आईएएस पीसीएस देखे हैं भैया, मतलब हम जब तैयारी में थे तो ये देखते थे कि वो सुसाइड कर रहे हैं, तो लगता था हम जिसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो इंसान वहां पहुंचने के बावजूद सुसाइड कर रहा है। मतलब वो उस प्रेशर के लिए वो प्रिपेयर नहीं हुआ कभी भी, उसने सिर्फ किताबें पढ़ी और वो ज्ञान लिया, और वो ज्ञान भी सिर्फ मार्क्स के लिए था, और वो आगे बढ़ा और भगवान की कृपा की वजह से सेलेक्ट भी हुआ, बट वो वहां वास्तव जीवन में जाके फेल हो गया। तो सफलता को जब हम ऐसे रिलेट करते हैं अपने जीवन से, तो हमें आनंद आता है, वास्तव में हमें वो खुशी होती है, किताबों की जाने की खुशी होती है, और फिर सब चीजें बाई प्रोडक्ट अपने आप मिलती ही चली जाती हैं, उसमें हमें देखना भी नहीं पड़ता, सोचना भी नहीं पड़ता। जी भैया, बस यही कहना था। बहुत बढ़िया।
बहुत सुंदर नेहा दीदी, बहुत बढ़िया है, आपका दृष्टिकोण बहुत अच्छा है और इससे प्रेरणा भी मिलेगी, बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी। जी। तो समय हो गया हमें लग रहा है, तो भाई साहब इस कक्षा को यहीं पर समापन किया जा सकता है। जी जी, बहुत बहुत ठीक है, आभार तो भाई क्लास साहब को आपके समय के लिए। जी, धन्यवाद। यही समाप्त कर लेते हैं क्लास को। और मैं सबको एक ही कहूंगा कि पढ़ाई को बोझ मत बनाइए, खूब आनंद करिए, खूब मस्ती करिए। जिंदगी खेलते खेलते पढ़ाई कर जाइए, क्योंकि आखिर तो जिंदगी को खेलना ही है ना, कुल मिला करके। आज पढ़ाई बोझ है, कल जिंदगी बोझ हो जाएगी। खूब मस्ती के साथ खेलिए, अपना काम करिए, पढ़िए, एंजॉय करिए पढ़ाई को। तब मजा आएगा। आइए, शांति। ओम शांति शांति शांति।